भारत 24 ने विकसित भारत लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस खास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। साथ ही उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए अभूतपूर्व कार्यों की तारीफ की। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी, पद इनके लिए छोटा है, कोई भी कहना केंद्रीय मंत्री हैं क्या हैं, ये नाम से जाने जाते हैं, पद से नहीं देश में। तो गडकरी साहब का हार्दिक स्वागत है। गडकरी साहब कहने को तो भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस जो है वो अक्रॉस द पार्टी लाइन इन द कंट्री है। सड़क के मामले में विपक्षी दलों को भी, गैर भाजपा सरकारों को भी इनसे बड़ी उम्मीद रहती है, और मैं इनके नैतिक साहस की दाद देता हूं कि सारी सीमाओं के बावजूद खुले दिल से उनकी भी वैसी मदद करते हैं सड़क में जैसे भाजपा राज्यों की करते हैं। बड़ी बात है। और अब उनके इस नैतिक साहस को मान्यता मिल गई है हर स्तर पे, शीर्ष स्तर पे भी इसे स्वीकार कर लिया गया है कि अल्टीमेटली जो सड़क है बंगाल की है या झारखंड की है, वो भारत की है, भारत की सड़क है। और भारत की सड़क बनाने का जिम्मा ईश्वर ने जो है वो गडकरी साहब को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का जो एजेंडा है, उसमें जो सड़क है उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा क्षेत्राधिकार, पूरा फ्री हैंड वो आपके पास है। प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं कि परिणाम देने के लिए जरूरी है टोटल डेलीगेशन में टोटल ट्रस्ट। एक बार बात हो गई तो फिर जो भी बजट है, 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, वो गडकरी साहब के जिम्मे है सड़कों का तय करने का, उसमें किसी का दखल नहीं है। बड़ी बात है, मैं कहता हूं। तो टू दैट एक्सटेंट, विद द गिवन फ्रेमवर्क ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन दिल्ली, ही एंजॉयज ए वेरी वेरी लार्ज फ्री हैंड टू ए लार्ज एक्सटेंट, जिसे कहना चाहिए। और खुद गडकरी साहब को शायद इतना मालूम नहीं होगा, मैं सारा देश घूमता हूं, सड़कों में सर आपने वास्तव में क्रांति ला दी है। क्रांति जिसे कहते हैं, मतलब आप दिल्ली से देहरादून एक नया चमत्कार है, 3 घंटे। अब जयपुर से दिल्ली पौने 3 घंटे, 3 घंटे चमत्कार हो गया है। मैं कौन से सड़क का नाम लूं और कौन से प्रांत का नाम लूं, सारे देश में सड़कों का जाल ऐसे बिछ गया है। और खास तौर पर जो हिली ट्रैक हैं, जिसमें आप देहरादून के अलावा उत्तराखंड को जोड़ते हैं और उन धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, वैष्णो देवी माता को जोड़ते हैं, उन सब में क्या सड़कें ऐसी बन गई मिरेकलस। उम्मीद नहीं थी कोई व्यक्ति ऐसा आएगा और सारे पहाड़ तोड़ के, सड़कें करके, क्लियरेंसेज लेके, कोर्ट कचहरी में जीत के, और ठेकेदारों को जिसे कहना चाहिए डंडा लगा के जो है तो वो जो है वो सारे चमत्कार आपने किए हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और सड़क में तो अंत तक आप जुड़े रहें। सच में, मतलब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि सड़क में क्या क्रांति नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी के कार्यकाल में आई है। ये वास्तव में अद्भुत है। और दूसरी बात क्या है, अभी वहां बैठे हुए थे, तो जीवन जीने की जो कला है वो भी आपसे सीखनी चाहिए। हम कहते हैं खबर ही जीवन है, तो आप कहते हैं स्वाद भी जीवन है। कभी कभी मैंने इनको ताज लैंडसन में देखा, कभी यहाँ देखा, ताज के चाइनीज रेस्टोरेंट में देखा। जो सारा शहर सो जाता है, सारे ग्राहक चले जाते हैं, सारे परिवार चले जाते हैं, तो एक व्यक्ति रात को 12 बजे नॉक करके खाना खाने जाता है, उसका नाम है नितिन गडकरी। और वहां के जो शेफ है वो इंतजार करते हैं, एक एक शेफ को नाम से जानते हैं।
अभी बता रहे थे कि एक रेस्टोरेंट है, खीरनी वहां बड़ी शानदार बनती है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि मुझे ये 5 स्टार में भी है और खान मार्केट के छोटे से ढाबे में भी है, देखिए ना। तो उन्होंने कहा स्वाद, सुंदरता इन सबके लिए जरूरी है जीवन में कि हम स्वस्थ हों। और स्वस्थता की बात करते हैं तो देखिए पिछले 2-3 साल में 50 किलो वजन इन्होंने कम किया है। इमेजिन। तो जो भी लोग ये कहते होंगे कि हमारे पास आइए हम वेट कम करते हैं, वो कम करते हैं, वो सारे स्कूल बंद करके गडकरी साहब को गडकरी स्कूल खोलना चाहिए वजन कम करने का। सच में चमत्कार जिसे कहते हैं। और उसके बाद मतलब देखिए वेट और स्वाद का विपरीत संबंध है, क्या करो संसार में। पर इनके यहाँ क्या विचित्र कॉम्बिनेशन है, स्वाद भी है और वेट रिड्यूस भी है। विचित्र फार्मूला, बड़ा अच्छा लगता है सर आपको देख के, आपकी बातें सुन के सारा जो है ना। और सारे देश में ना मुझे पॉलिटिकल विचारधारा के लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन आपसे किसी का मतभेद रहता हूँ मुझे ऐसा लगता नहीं है जो है। और बस ये है कि सड़क मंत्री के रूप में हमारी शुभकामनाएं, मनोकामनाएं आपके साथ है। जीवन के अंतिम क्षण तक आप भारत की सड़कें बनाते रहें और इसी तरह सब लोगों को आश्चर्यचकित करते रहें। प्रधानमंत्री का विकसित भारत का एजेंडा लागू करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत। और आइए अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ पूरी बातचीत। नितिन गडकरी जी का मंच पर स्वागत करते हैं। और क्योंकि नितिन गडकरी जी, मैं समय बिना गवाए हुए जल्दी से सवालों की शुरुआत करती हूं क्योंकि फहरिस्त थोड़ी लंबी है। आपको रेगिस्तान मंत्रालय मिला, आपने उस रेगिस्तान के मंत्रालय में हरियाली ला दी। ये सफर अभी तक का कैसा रहा? और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालय था, शुरुआत से लेके अब तक जो सोचा क्या वो हुआ और इसके आगे का विजन क्या है? देखिए, जीवन में कोई भी काम जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। और मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हमने समस्याओं को चैलेंज के रूप में स्वीकारना चाहिए और उसको पॉजिटिविटी के साथ रिजॉल्व करना ही लीडरशिप की टेस्ट होती है। और मैं जब मंत्री बना तब करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बन पड़े थे और हमारी भारतीय बैंक करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए में फंसी थी केवल रोड सेक्टर के कारण। आपको पता होगा, आपका जयपुर का रिंग रोड भी उसमें फंसा था जिसका अरोड़ा जी अभी याद कर रहे थे। तो ऐसी बहुत से प्रोजेक्ट थी, पर हमने उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए, टर्मिनेट कर दिए। और उसके साथ साथ करीब 2,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने प्रॉब्लम सुलझाए। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस, बैंकों के प्रॉब्लम, और उसको रिजॉल्व किया। आज अब प्रॉब्लम आज है पर नहीं के बराबर है, बहुत कम है। और अब हम 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना और एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और सब बातों के क्लियरेंस लिए बिना अब हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। तो इसके कारण अब समस्या वो नहीं रही और रोड की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है और इसको और तेजी से बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमियां हमारे ध्यान में आई है, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर, इसमें लोएस्ट में क्वालिटी नहीं बनती थी, प्रॉब्लम आते थे, वो पॉलिसी हमने बदल दी है। अब क्वालिटी के बारे में हमने बहुत स्ट्रिक्ट अपनी भूमिका अपनाई है। अब कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करेंगे, अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे ताकि क्वालिटी के बारे में कोई मुलाहिजा नहीं रखेंगे। तो नेचुरली आने वाले समय में किसी भी प्रकार की गलती ना रहे और हिंदुस्तान की जनता को बहुत अच्छे क्वालिटी के और इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले रास्ते मिले। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते 40% पोल्यूशन हमारे कारण होता है। तो अब हमने ये तय किया है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर मैं पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम में जब आया हूँ होटल में, तो मैंने हाइड्रोजन के गाड़ी में बैठ कर रहा और वो गाड़ी का नाम है मिराई। जापानी वर्ड है मिराई। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो
तो आने वाले समय में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्स इंजन, ये सब टेक्नोलॉजी हमने लाई है और देश में जल्दी ही ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और 5 साल के अंदर जो 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण कितना होता है आप सबको पता ही है, वो भी कम करना है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एक रोड ट्रांसपोर्ट में कंफर्ट देना है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम करना है। जितना कुछ हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे और जिसके लोगों का जीवन भी, जैसे बात हुई कि अब दिल्ली से जयपुर हम 2.25 घंटे में जा सकेंगे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर अब अभी ऑलरेडी 1 घंटे में हो गया और मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे, 4 घंटे लगते 45 मिनट में हो गया। अब आने वाले समय में ऐसे और 50 हाईवे हम बना रहे हैं ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह पर आपको रोड में कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, प्रदूषण नहीं मिलेगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये नीति के आधार पर काम कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो अभी आपने एक इलेक्ट्रिक बस देखी होंगी जो फिल्म दिखाई थी, वो फ्लैश चार्जिंग बस है। वो बस एयर कंडीशन होगी, 135 सीटर उसकी कैपेसिटी होगी और नागपुर में पहला प्रोजेक्ट टेंडर टाटा को मिला है। रोलिंग स्टॉक वो बना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो हिटैची और सीमेंस की है। बस एक बार आएगी, आधा मिनट में 40 किलोमीटर चार्ज होगी, निकल जाएगी। बस में हवाई जहाज जैसा चाय नाश्ता भी मिलेगा। क्या बात है। एग्जीक्यूटिव चेयर होगी और सामने टीवी होगा और बस का टिकट दर डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ये सभी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। फिर हम केबल कार, रोपवे, फेनिकुलर रेलवे 360 बना रहे हैं। नितिन गडकरी जी को सुनकर लगता है कि अभी तो आसमान बाकी है और आपने शुरुआत में कहा था कि मैं रोज फाइलों की जगह प्रोजेक्ट्स पर दौड़ लगाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि ये दौड़ बहुत शानदार चल रही है। लेकिन ये तमाम जो आइडियाज हैं और इथेनॉल को लेकर सर जो आपका प्रेम है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं पेट्रोल डीजल के, उनको लेकर जो आप काम कर रहे हैं, इनमें से ये सारे आइडियाज आपको ऑफिसर्स, अधिकारियों के साथ बैठकर आते हैं या फिर जब आप अपने खेत में हल जोतते हैं और वहां पर खेती करते हैं उस दौरान भी कुछ ऐसे आपको आइडियाज आ जाते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं बैठकों के बीच में? बेसिकली मैं किसान हूँ और वैसे बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 6 डिलीट मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ और मैं ये देश के किसानों को, क्योंकि हमारे ग्रामीण कृषि, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट, इसमें बहुत समस्या है। अभी भी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है उसके विकास के लिए। तो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कैसे ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाए, ये मेरा लाइफ मिशन है। इसमें हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बना है। अब ऊर्जादाता नहीं है, वो ईंधन दाता बना है, क्योंकि इथेनॉल बना रहा है। अब ईंधन दाता नहीं, वो हाइड्रोजन दाता बना रहा है। अब हाइड्रोजन भी बनाएगा। अब हाइड्रोजन भी नहीं तो अब किसान हवाई ईंधन दाता भी बनाए। अब पानीपत में परली से 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन भी तैयार हो रहा है। और इसके बाद किसान ये अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, अब बिटुमिन दाता भी, डांबर दाता भी बना है। परली से डांबर बनाकर हमने NHAI ने नागपुर जबलपुर रोड पर पहला 1 किलोमीटर रोड सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री के सहयोग से बनाया है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया है कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी वो रोड अच्छे क्वालिटी का बना है। तो अब किसानों का केवल गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये मेरा मिशन है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ।
किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं और जैसे कि मैंने ऑल्टरनेटिव्स का भी जिक्र किया, लेकिन अगर इतने ऑल्टरनेटिव्स आप बना देंगे गडकरी साहब, तो विपक्ष की पेट्रोल और डीजल को लेकर पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल ये हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और प्रदूषण की समस्या है। हमारे देश के रोड सेक्टर का 40% जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो फॉसिल फ्यूल के कारण है, पेट्रोल डीजल के कारण है। और ये प्रदूषण दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में करीब 1 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में, और 50,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, फिर भी दिल्ली में इतना प्रदूषण है, पराली जलाते हैं। तो मैं तो 2 फिलोसॉफी पे काम करता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ। अब पराली से इथेनॉल बन रहा है, पराली से सीएनजी बन रहा है, पराली से एविएशन फ्यूल बन रही है, पराली से बिटुमिन बन रहा है। और उसी प्रकार से कचरा, अब दिल्ली में 4 टेकड़ी है कचरे की। अब गाजीपुर के टेकड़ी की 7 मीटर हाइट कम हो गई, क्योंकि पूरा कचरा हमने UR2 हाईवे में डाल दिया और ये दिल्ली मुंबई हाईवे में डाल दिया। तो धीरे धीरे हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से मुक्त करना, ट्रैफिक जाम से मुक्त करना, और उसके साथ साथ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इकोनॉमी को भी मजबूत करना, ये हमारा मिशन है। आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% है। पर अभी कानपुर IIT और चेन्नई IIT और बंगलोर IIM ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि हिंदुस्तान के रोड अच्छे बनने के कारण 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, यानी 16 से 11 पर आई है। पर अभी जो फ्यूल में बदल कर रहे और रोड अच्छे बना रहे, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी। अगर 8% पे आएगी, यानी 16 से 9% पे आएगी, तो 7% अगर कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, और 1.5 गुना बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी, और एक प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो हम पूरा करने में यशस्वी होंगे। सर, अभी आपने कचरे का क्योंकि जिक्र किया, और शायद 5 लाख करोड़ का ये उद्योग है और लगभग 300 करोड़ सालाना इससे कमाया भी गया है। एक ये वेस्टर्न से एक हमने कुछ चीजों को अपनाया गांव तक ये पहुंचने में, लेकिन आपको लगता है कि गांव मैं आपको सुधार देता हूँ। हाँ सर, समय लगेगा। मैंने ये कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मैं 8-9 साल से एक प्रोजेक्ट चलाता हूं कि टॉयलेट का पानी जो है वो शुद्ध करके हम महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा बिजली केंद्र को देते हैं, जिसके कारण टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे कारपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। हाँ। और अभी मथुरा का 80 MLD स्लज जो था गंदा पानी, उसको हमने टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने हाइब्रिड एन्युटी में वो प्रोजेक्ट लिया। 40% हम दे रहे, 60% वो लगा रहे, और शुद्ध पानी इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा खरीद रही है 20 करोड़ में। उनके 5 करोड़ बच गए और मथुरा का इतना कचरा पानी भी साफ हो गया। तो मैंने ये कहा था कि ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ये वेस्ट टू वेल्थ, ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और सर, रिसाइकल मटेरियल को भी आप काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक, कॉपर, मेटल्स और ग्लास, तीनों का रिसाइकलिंग हो सकता है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलती है, वो हमारे यहाँ ही प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकलता है, और मीथेन से हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 28 टन CNG अब बनने वाला है। इंदौर में भी बना हुआ है। तो अब मैंने ये कहा था कि एक बार फ्लैश के लिए झगड़े होते थे कि फ्लैश के कारण एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, अब फ्लैश के लिए झगड़े हो रहे कि हमको फ्लैश चाहिए, क्योंकि 35% फ्लैश सीमेंट में जाती है, हम रोड में डालते हैं। वैसे आगे आने वाले 5-7 साल में कचरे के लिए झगड़े होंगे।
सर क्योंकि कचरे से वेल्थ क्रिएट होगी तो कचरा भी उतना इम्पोर्टेंट। सर अभी आपने दिल्ली का जिक्र किया, प्रदूषण का जिक्र किया, लेकिन आप खुद दिल्ली में 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अब प्रदूषण आपको समस्या करता है या आपका नागपुर प्रेम है कि मैं वापस लौट जाना चाहता नहीं, हूँ? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज्यादा है और मैं ये कहता हूँ कि इसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी से दिल्ली की जनता के लाइफ को बचाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रदूषण रहा तो 5 से 10 साल लाइफ कम हो सकता है और मैं जब आता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कारण मैं जल्दी निकल जाता हूँ। बाकी कोई बात नहीं, पर मैं जो 1.5 लाख करोड़ के दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ, बाद में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, फ्लेक्स इंजन, हाइड्रोजन, ये सब ला रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कार हमने लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक ट्रक लाए, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर सेट अब इथेनॉल पे चलने वाले आ रहे हैं। अब 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं, अब 27% की ट्रायल चालू है। फिर इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनेगा, वो 10% डीजल में डालेंगे और आइसोब्यूटेनॉल डीजल का पर्याय बनकर आ सकता है। इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा ईंधन, अब देखो मक्के का भाव, कॉर्न का भाव, अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब जगह मक्का लग रहा। क्यों? क्योंकि ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, पर्ली से इथेनॉल बन रहा है। और जब इथेनॉल बन रहा है तो जब 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव था और एमएसपी जो थी वो 1800 रुपए क्विंटल थी, पर जैसे हमने निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा तो मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल तक चला गया और किसान को ज्यादा पैसा मिला एमएसपी से ज्यादा। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ बिहार, यूपी, राजस्थान सब जगह मक्का 3 गुना बढ़ गया और किसान को इसका फायदा मिला। तो मैं चाहता हूं कि हमारा देश आत्मनिर्भर भी बने, हमारे देश में आत्मनिर्भर बनने के साथ किसान समृद्ध बने और उसके साथ इंपोर्ट कम हो, प्रदूषण कम हो और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। यही सूत्र पर यह काम हुआ। बिल्कुल, और आपका मंत्रालय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी बातों का जिक्र खुद जेसी सर ने भी किया, जिस तरीके से आपकी सरकार और साथ ही आपका मंत्रालय काम कर रहा है। लेकिन सर 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद मोदी जी ने संभाला तो आपने ये कहा कि उनसे कि अब ये देश तुम्हारा है और तुम आगे बढ़ो। अभी 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम रहा। देश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर भी और डोमेस्टिक स्तर पर भी, आपको लगता है कि ये रफ्तार आपके हाईवे की रफ्तार से मैच करती है या थोड़ी सी और रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, देश की रफ्तार महत्वपूर्ण है, केवल हाईवे की रफ्तार महत्वपूर्ण नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्वगुरु बने। और ये बनने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमारे सभी क्षेत्र में हमको विश्व के स्टैंडर्ड पर बराबरी पर प्रगति और विकास करनी है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हो, चाहे इकोनॉमी हो। और हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये सभी प्रकार की समृद्धता, संपन्नता बढ़ रही है। हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट में ऑटोमोबाइल से भी कंसर्न है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्थिति ऐसी है कि जब मैं मंत्री बना और हमारी सरकार आई तब हमारे इंडस्ट्रीज का साइज केवल 14 लाख करोड़ का था। आज हमारा साइज 22 लाख करोड़ का हुआ है और अभी हमने जो 4थे नंबर पे थे, हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए हैं। अब पहले नंबर पर अमेरिका है जो 78 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पर चाइना है जो 49 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और तीसरे नंबर पर भारत है जो 22 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ल्ड के सब अच्छे ब्रांड, मर्सिडीज हो, BMW हो, अभी लैंड रोवर हो, कोई भी हो, लगभग सब ब्रांड अब इंडिया में आ गए और यहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मर्सिडीज के चेयरमैन वर्ल्ड के मेरे पास आए थे, वो पूरा यहाँ इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बड़े बड़े मॉडल यहाँ बना रहे। तो आने वाले समय में हम दुनिया में हम पहले क्रमांक पर पहुंचेंगे, ये हमारा मिशन है और आने वाले 5 साल में हम इस टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यही इंडस्ट्री है जो हमारे देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दी है।
यही इंडस्ट्री है जो भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है, और यही इंडस्ट्री है जो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर, आपका 5 मिनट समय मैं और चाहूंगी, और क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त भाषाई विवाद बहुत ज्यादा है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसे भाषा के सम्मान से ज्यादा जोड़कर या फिर एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मैं मराठी हूँ, मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी संस्कृति, मराठी इतिहास, मराठी संगीत, हमारे बड़े बड़े अच्छे कलाकार हुए। मुझे मराठी के प्रति बहुत अभिमान है, स्वाभिमान है, और मैं उस संस्कारों में बड़ा हूं। पर मराठी ने अभी कभी हमने ये नहीं सिखाया कि दूसरे भाषाओं का द्वेष करें। हमें यही सिखाया कि हमारा अभिमान रखते हुए भी दूसरे का सम्मान करें। और ये छुटक मुटक जो घटनाएं होती है, ये निश्चित प्रकार से महाराष्ट्र के जो गौरव है, महाराष्ट्र का जो एक प्रकार से स्वाभिमान है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। मराठी का अभिमान जरूर रखना चाहिए, पर मराठी के साथ दूसरे किसी का अपमान करना, जबरदस्ती करना कभी भी उचित नहीं है। ठीक है सर, थोड़े समय की कमी की वजह से मेरे ऊपर भी दबाव है कि मैं इस चर्चा को जल्दी से खत्म करूं। कौस्तुभ जी के लिए अपनी फेवरेट प्याज की चटनी की रेसिपी पे बस बताते हुए फिर उसके बाद इस चर्चा को खत्म करते हैं लाइटर नोट पर, एक बार जल्दी से। देखिए, अभी तो पहले ही उन्होंने बताया कि मैं खाने का बहुत शौकीन था, पर अभी मैंने वजन 3 साल में नहीं, 2009 से 2025 इस 16 साल में 50 किलो वजन कम किया। उसमें मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी भी की थी 11 में, पर मैं अब रोज नियमित व्यायाम करता हूँ। मैं सबको एक बात कहूंगा मेरे अनुभव से जी, मैं कोविड के पहले बहुत ही इरेगुलर, इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज मेरा काम था। मैं 1-1, 2-2 बजे तक सोता नहीं था, काम करता था। पर अब मैं आपको बताता हूं कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी अपनी ऑनेस्ट वेल्थ को दो, और थर्ड प्रायोरिटी आपको जो काम करना है वो ओनरशिप के साथ उसके लिए दो। हेल्थ इज वेल्थ। सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और जो कुछ भी है, आखिर ये अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो ये कोई काम का नहीं है। तो और इसलिए रेगुलर लाइफ में हेल्थ के लिए रोज एक्सरसाइज, व्यायाम करो। मैं रोज 2.5 से 3 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और अभी मेरे चेहरे पे भी फर्क पड़ा। तेज है आपके। हाँ, मुझे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, हर साल मिलते हैं कि मैं हर साल आप यंग लगते हो, आप क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज और व्यायाम करता हूँ। तो आपको भी, सबको मैं ये कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो। बाकी खाना है तो जो खाना खाओ, पर कम खाओ। ठीक है सर, बाकी अपनी अधूरी चर्चा कभी आगे जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, Thank you. समय आपने दिया, और एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।